ओके, सो रोटेशन में ऑलरेडी काफ़ी सारा पॉइंट्स हमने कवर कर लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हमारा हो गया था। उसके बाद हमने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन स्टार्ट कर दिया था। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हमने एक रॉड वाला क्वेश्चन देखा हुआ था। तो रॉड वाला क्वेश्चन में क्या है कि उसमें अभी फुल रोटेशन नहीं होता है, कंप्लीट रोटेशन नहीं होता है। तो आज हम नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे क्या, पुली। ठीक है। रॉड में क्या था कि रॉड में ऐसा यूजुअली जो क्वेश्चन बनता है वो फुल रोटेशंस का नहीं बनता है। यूजुअली क्वेश्चन आपको सपोज ये रॉड को 37 डिग्री से ऐसे ड्रॉप किया हुआ है, तो आपको पता है कि 37 डिग्री से अगर हमें ड्रॉप किया है सो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ओमेगा पूछता है। सो आइए सारे लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। 37 डिग्री से एक रॉड को ड्रॉप किया, जब वो हॉरिजॉन्टल होगी तब उसका ओमेगा कितना होगा, जब वो वर्टिकल होगी तब उसका ओमेगा कितना होगा। बताएं कैसे सॉल्व करते हैं ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हाँ, कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन चेक करते हैं कितना हाइट ड्रॉप हुआ उसका सेंटर ऑफ मास, कितना हाइट सेंटर ऑफ मास ड्रॉप हुआ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करा देते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो मुझे लग रहा है उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम क्या है, पुली स्टार्ट कर सकते हैं। तो पुली में मैं जो स्टार्ट करूंगा एक टर्म लिखूंगा मैं सबसे पहले, नॉन आइडियल पुली। नॉन आइडियल पुली। अब देखिए नॉन आइडियल पुली मतलब क्या है। आपका एक चैप्टर था एनएलएम, याद है उसमें बहुत सारी पुलिस पढ़ी हैं। वो पुलिस कैसी थी, आइडियल थी या नॉन आइडियल थी? आइडियल। आइडियल पुलिस, मैंने वहां पे लिखा है कि आइडियल पुलिस। आइडियल पुलिस में क्या है कि पुली के ऊपर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, नो फ्रिक्शन। ठीक है। प्लस इसका कुछ मास भी हो सकता है ना, वो भी हम क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। तो आइडियल में हम मासलेस कंसिडर करते हैं, बट रियल में क्या होगा, एक ऐसी पुली जिसपे मास भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा, दोनों ही चीजें हमें वहां पे कंसिडर करनी पड़ेंगी। सो लेट्स से ये पुली है और इस पर ये एक रोप है, लेट्स से ये इस पे रोप है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि पहले क्या हुआ करता था, टेंशन T1 है, टेंशन T2 है, बट दोनों में टेंशन सेम रहती थी। बट अभी क्या होगा कि इन अ सिंगल रोप टेंशन सेम नहीं रहेगी। कब? अगर ये नॉन आइडियल पुली है, मतलब इट हैज सर्टेन डेफिनेट मास, इसका कुछ डेफिनेट मास है एंड फ्रिक्शन। ठीक है। अगर इसका कुछ डेफिनेट मास है और फ्रिक्शन भी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ये जो डिस्क है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, एक सॉरी ये जो पुली है वो डिस्क की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। सो पुली बिहेव्स लाइक अ डिस्क। ओके, सो पुली स्टार्ट वर्किंग लाइक अ डिस्क। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो हम बता देते हैं यहाँ पर, क्या कि जैसे मैंने बताया था कि T1 T2 क्या रहता था, सेम रहता था। बट अगर मैं देखूं कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो आप देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। अब मैं ये जो रोप है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करके आपको बना रहा हूँ। रीजन बीइंग, सपोज इस पॉइंट पे टेंशन है कितनी, T2, और मैं बोल रहा हूँ कि यार इस पॉइंट पे टेंशन T1 सेम नहीं रहेगी। तो एक चीज पहले आपको यहाँ पर ये भी समझनी है दैट T1 इज नॉट इक्वल टू T2। देखिए इसका रीजन क्या पड़ सकता है, रीजन ये बड़ा सिंपल सा है। रीजन है फ्रिक्शन, कि जब हम इस रोप को आगे की तरफ पुल करेंगे, आगे की तरफ पुल करेंगे तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि T2 नीचे की तरफ जा रहा है तो रोप में फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में, बैक। तो रोप में कुछ फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा। सो ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको क्या, फ्रिक्शन। सो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर से है दिखा रहा हूँ मैं एरोज, ये किसको रिप्रेजेंट करे, फ्रिक्शन को। जहां तक पुली में कनेक्टेड रहेगी ये हमारी रोप, वहां पर रहेगा फ्रिक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन। अगर रोप में एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन लग रहा है तो पुली में फ्रिक्शन कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब पुली में भी फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ। ठीक है, पुली में फ्रिक्शन लग रहा होगा कहाँ, आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, पुली को रोटेट करा देगा ना,
देख रहे हो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, आगे की तरफ रख रहा है, तो ये बेसिकली पुली को रोटेट करने वाला है। तो ये क्वेश्चन एनएलएम में क्या था, टेंशन सेम होते थे, पुली का मास भी नहीं दिया होता था, कुछ भी टेंशन नहीं थी। लेकिन अब ये पुली क्या करने वाली है, ड्यू टू फ्रिक्शन ये पुली रोटेट होने वाली है, समझा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन रोटेशन का। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ आया कि पुली अब एक डिस्क की तरह काम करेगी और उसका आय कितना हो जाएगा डिस्क का, अबाउट एक्सिस घूमेगी ना ये अपने। एक पुली जो है, पुली कैसा होता है, पुली अगर हम देखें तो इस तरीके का ग्रूव्स होते हैं, मतलब पुली जो होती है वो इस तरीके की है और बीच में उसमें ग्रूव होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक वायर या एक रोप को ऐसे रैप करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये वायर रैप होती है। तो सिचुएशन ये है कि उसका आय किसके अबाउट होगा, सेंटर के अबाउट होगा ना, एक्सिस के अबाउट। क्या होता है डिस्क का, R² स्क्वायर बाई 2। एक्सिस के अबाउट डिस्क का जो आर होता है वो होता है R² बाई 2। तो ये बन जाएगा इतना। ठीक, अब एक प्रॉब्लम होगी, अब एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि लेट से ए एक्सेलरेशन से ये रोप नीचे जा रही है, तो क्या पुली भी ए एक्सेलरेशन से घूमेगी क्या? ऐसा जरूरी थोड़े ना है भाई। अगर आपने एक रोप एक पुली के ऊपर रखा है और आप रोप खींच रहे हो तो बिल्कुल ये पुली घूमेगी, जैसे आप रोप पुल करोगे ये पुली घूमती है। बट जरूरी थोड़े ना है कि ये पुली एकदम इसके साथ बराबर घूमेगी, स्लिप भी तो कर सकती है रोप उसमें। तो मतलब दो केसेस हमें देखने होंगे नॉन आइडियल पुली में। हमें क्या देखने हैं, दो केसेस। नंबर वन क्या है, नंबर वन जो पहला मेन है, when rope does not slip over the pulley, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, ये आपको याद करके रखना है कि अगर वो स्लिप नहीं कर रहा तो क्या सिचुएशन होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्लिप नहीं करने का मतलब क्या हो रहा होगा, स्लिप नहीं कर रहा मतलब देखो क्या हो रहा होगा। ये पुली जब घूम रही है तो किसी अल्फा से घूम रही होगी, इसका एक्सेलरेशन हम लिखेंगे अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर अल्फा है तो ये बताओ इसके किसी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 80 आर अल्फा। अब सोचो ऊपर से गई है रोप, यहां से गई है रोप, ठीक, ये रोप, सोचो रोप पे एक पॉइंट है। आप कब बोलोगे कि ये दो पॉइंट स्लिप नहीं हो रहे हैं? अगर इसकी स्पीड 10 है और इसकी 20, दोनों स्लिप हो जाएंगे या नहीं होंगे? यस सर। हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर मैं दोनों की स्पीड 10 कर दूं तो क्या स्लिप होंगे? नहीं, दे विल मूव टुगेदर। अगर ये 10 से चल रहा है तो दोनों साथ में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसे स्लिप नहीं कराया तो बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलेगी कि ये जो रोप का एक्सेलरेशन है, लेट से रोप को पुल कर रहा हूं किससे, ए एक्सेलरेशन से पुल कर रहा हूं, तो रोप का हर एक पॉइंट किससे जाएगा, ए एक्सेलरेशन से जाएगा। सो व्हेन द रोप डज नॉट स्लिप, क्या अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको कि एक्सेलरेशन ऑफ रोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन पुली, पॉइंट ऑन पुली। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो रोप का एक्सेलरेशन हमने बोला है ए और पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या बोला है 80, पुली का एक्सेलरेशन तो वो क्या है आर अल्फा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि ए इज इक्वल टू होगा आर अल्फा। अब आपको लग रहा है अरे सर ये तो हमें ऑलरेडी पता था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा पता है ना। लेकिन वो गलत चीज है। अब वो जो हमें ए इज इक्वल टू आर अल्फा पता है ना, वो क्या होता है 80 होता है बेटा, उसका रोप से कोई कनेक्शन नहीं है। ये यहां पर हमने कनेक्शन बना दिया है, समझ आया क्या सबको? वो जो a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है वो a नहीं होता है, वो क्या होता है 80 होता है। और उसका रोप से कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। यहां पर हमने रिलेट कर दिया
कि ये रोप का एक्सेलरेशन और उसका एक्सेलरेशन दोनों सेम होने चाहिए व्हेन आई एम सेइंग दैट द रोप डज नॉट स्लिप। तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? व्हेन रोप स्लिप्स ओवर द पुली। ओके, तो रोप अगर उस पे स्लिप हो रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन हो जाएगी। तो देख लेते हैं। रोप अगर स्लिप हो रही है तो आपको बताएगा कि रोप आगे स्लिप हो रही है, मतलब ये रोप पीछे रह जा रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि लेट से ये रोप है। ठीक, तो रोप का एक्सेलरेशन कितना रहेगा ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेट से रोप स्लिप्स ओवर पुली विद, आपको क्वेश्चन में देगा विद ए डैश। अब वो देगा कि आगे स्लिप हो रही है, लैग कर जा रही है। ठीक है, तो लेट से मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन में कि वो क्या कर रही है, आगे स्लिप हो रही है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? तो लेट से वो पुली क्या है, आगे स्लिप हो जा रही है ए डैश से। तो इसका मतलब अगर रोप का एक्सेलरेशन देखूं तो आगे कब स्लिप होगी, उसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होना चाहिए ना डिस्क से, तभी तो वो आगे स्लिप करेगी। और डिस्क का तो हमारा फिक्स है कि इसको कितना हो सकता है, सिर्फ AT इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इसका मतलब ये गारंटी होगी यहाँ पे दैट ए मस्ट बी AT प्लस ए डैश। ठीक है, तो मतलब ए क्या हो जाएगा, ए जो रहेगा रोप का एक्सेलरेशन वो रहेगा आर अल्फा प्लस कितना एक्स्ट्रा वो स्लिप हो रही है। ए डैश फॉरवर्ड है, एक्स्ट्रा स्लिप हो रही है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन ए डैश एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। ये तो थोड़ा सा टफ हो जाता है चीजें, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। ये यूजुअली एग्जाम में क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें इंक्रीज नहीं होता है। बता, यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? तो चले एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से सीखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है और किस टाइप पे चीजें हमसे पूछी जाने वाली हैं। तो एग्जाम्पल यहीं से है, एक पुली से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज एक पुली है ये। अब अच्छी बात यह है कि ये पुली क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है। ठीक है, और पता चल जाएगा रोटेट होने वाली अगर पुली है तो आपको डिटेल दे देगा। तो लेट से इस पुली का डिटेल हमने दे दिया है। ये पुली है, इसका मास है लेट से है मास है 4 kg और रेडियस है इसकी 2 मीटर। ठीक है, हाइपोथेटिकल है यार, ऐसा कुछ नहीं है 2 मीटर की पुली बहुत बड़ी हो जाएगी, बट लेट से हम अभी कंसिडर करके चल रहे हैं इसको। ये सिचुएशन है, अभी इस पे रोप है और इस पे दो ऑब्जेक्ट्स हैंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। तो इनके मासेस भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 4 kg, ये 2 kg कर लेते हैं, 2 kg और ये 6 kg। क्वेश्चन समझ आया? फिर पूरा डिफरेंस। तो एनएलएम में हमने सॉल्व किया है ना यार इसे। क्या करते थे एनएलएम में, जल्दी से बताओ। 6G वाला नीचे जा रहा होगा। यस सर। तो क्या करते थे, 6mg 6t माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। हमें इधर पे टी ऊपर लेके जा रहा होगा, t माइनस 20 इक्वल टू 2a, और सॉल्व कर देते थे। क्लियर? सो 40 इज इक्वल टू 8a, और सॉल्व करके a मिल जाता था, फिर t निकालते थे। यहाँ पे ये सब काम नहीं चलेगा, मतलब ये तो चलेगा ही, सॉरी ये तो चलेगा ही, लेकिन ये T1 और T2 हैं। क्यों? ये समझा ना? फ्रिक्शन क्या करता है यहाँ पे, हाँ लॉस कर देता है। तो कई बार हमसे पूछ लेता है कि भाई कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि कितना फ्रिक्शन लगेगा। ये यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो समझ गए फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, T2 माइनस T1 अमाउंट का क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऑन पुली। ये समझा सबको कि T2 ज्यादा होगा T1 से। यार इसमें किसी को कोई डाउट? तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये इक्वेशन कट होगी क्या, नहीं, तो कितने अननोन हो गए, 1 2 और ये एक्सेलरेशन 3, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन कहां से आएगी, रोटेशन पढ़ रहे हैं, कौन सी इक्वेशन आएगी वो, अरे इक्वेशन टॉर्क बैलेंस लगाएंगे, पुली को टॉर्क बैलेंस लगा देंगे, क्योंकि रोटेशन कौन करने वाला है यहाँ पर, पुली करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन टॉर्क बैलेंस लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। चले शुरू कर लेते हैं। हमें पूछा क्या है, ये डिटेल्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि टेंशन कितना है और इसका पुली का एक्सेलरेशन कितना है। सो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों साइड पे अलग रहेगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क and both the blocks when rope is not slipping over the pulley। ठीक है, सो रोप स्लिप नहीं हो रही है, ये हम मान के चल रहे हैं, और अब हमें सॉल्व करना रहेगा। क्लियर? तो अब आपको इक्वेशंस लिखना है सारी और काम बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशंस चले लिखना शुरू कर देते हैं। ये पुली है, इस पे हमने ये रोप हैंग कर रही है और यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। तो चले फिगर बनाना शुरू कर देते हैं। चले, तो बॉक्सेस में क्या लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, टेंशन मान लेते हैं, ये T1 है, सॉरी ये T2 मानते हैं, ले ये T2 है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी क्या, T2, इसे क्या मानेंगे, ये T1 है, सो ये हो गई T1। और 2 फोर्सेस नीचे लग रहे होंगे, कौन कौन से, mg, तो ये हो गया m2g, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू, ये हो जाएगा अपना m1g, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, इस पे भी mg लगेगा, लेकिन ये रोप उसे बैलेंस कर लेगा ना। क्लियर? तो इसका भी mg यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि mg नहीं कर रहा, बट mg टॉर्क में हेल्प नहीं करेगा। mg विल बी बैलेंस्ड बाय द फाइनल टेंशन। सो mg की हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, हमें क्या कराना है कि यार इस पर टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क को हमें समझना है। ये टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से इसे क्या मिल जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो अब यही स्टैंडर्ड मेथड होता है, आप चाहे इसे रट लो या जो भी करो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का। मैं सॉल्व करता हूँ। सिस्टम मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ किससे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो अगर स्लिप नहीं कर रहा मतलब ये भी ऊपर ए से जा रहा होगा। ठीक, और एक चीज क्या यूज करते हैं, स्लिप नहीं करेगा तो अल्फा को बैलेंस करते हैं आर अल्फा से। तो चले शुरू करते हैं। पहले सबसे पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 60 वाले की लिख लेते हैं, ये 60 माइनस T1 इक्वल टू, हाँ 60 माइनस टी से बैलेंस कर सकते हैं, तो 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6a। ठीक, फिर T2 को लिख लेंगे, T2 ऊपर लेके जा रहा है, T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। अब आ जाएगी टॉर्क इक्वेशन। देखो कौन ज्यादा टॉर्क दे रहा है, T1 क्लॉकवाइज दे रहा है और T2 एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका मतलब ये होगा कि हमें लिखना है T नेट इज इक्वल टू टाउ नेट इज इक्वल टू I अल्फा, और टाउ नेट में देखो किसका टाउ ज्यादा होना चाहिए, हम कैसे घुमा रहे हैं उसे,
हम कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज घूम रही है इसका मतलब किसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए? T1 का टॉर्क, और ये हुआ T2 का टॉर्क। अच्छा, टॉर्क कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करेंगे। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है T1 से? R। क्लियर? तो कौन सा टॉर्क ज्यादा है? क्लॉकवाइज। सो टाउ क्लॉकवाइज ज्यादा है किससे? एंटी क्लॉकवाइज से। अच्छा, ये मैं अभी लिख रहा हूँ, ये आपको बार बार एग्जाम में लिखना नहीं होता, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि टाउ क्लॉकवाइज और टाउ एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? क्लॉकवाइज में T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई। आई कितना हो जाएगा रिंग का? एमआर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सीधे ये वाली लाइन लिखनी होती है टॉर्क इक्वेशन। तो लिख लेते हैं, आर डिवाइड में चला जाएगा, क्या आएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, और एम और आर की क्या रख देते हैं? अब वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, एम कितना है 4, आर कितना है 2 बाई 2 इंटू अल्फा। क्लियर? तो यहां से आ गया हमें, बट रिलेशन हमें देखना है बिकॉज रोप इज नॉट स्लिपिंग। क्या सिचुएशन होगी अगर रोप स्लिप नहीं हो रही? एक इक्वेशन एक्स्ट्रा में पता होती है ना, अल्फा A और is equal A is R equal to alpha. R alpha. यस, ओके गुड। सो A इज इक्वल टू आर अल्फा हमारे पास रहेगा। क्यों? हमें इसलिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना चीजों को। हम A के टर्म्स में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, अल्फा के टर्म्स में नहीं कर सकते क्योंकि दो A है फिर एक अल्फा हो जाएगा तो सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा A इज इक्वल टू आर अल्फा से। आर कितना है यहाँ पर? 2 मीटर मैंने कंसिडर किया है, तो ये हो गया अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? A बाई 2। तो चले रख देते हैं, अल्फा को क्या लिख देते हैं? A बाई 2। तो सॉल्व होके देखो इक्वेशन क्या आ गई? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2a 2 कैंसिल 2A आ गया। डन। अब इक्वेशन मार्क कर देते हैं। तो ये हुई इक्वेशन नंबर 1, ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छी सी बात देखो कि अगर आप ऐड करोगे इक्वेशन 1 2 3 को तो T1 इधर कैसा है? नेगेटिव, और इधर T1 पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। T2 इधर पॉजिटिव, इधर T2 Negative. तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो T1 T2 सब कैंसिल। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 6A प्लस 2A प्लस 2A। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो इसका मतलब कितना आ गया? ये A इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A आ गया तो अभी अल्फा भी आ जाएगा ना? 2 meter per second. Yes, so then alpha will be A by 2, so which will be 2 meter per second square। सही है? नहीं, यूनिट अल्फा का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया अल्फा। चाहिए अल्फा किसका है? ये अल्फा क्या है? किस दोनों का। दोनों का मतलब किसका? अच्छा बेटा, पुली और ब्लॉक डिस्क को, का। रोप को, ब्लॉक को, रोप को, सबको घुमाए दे रहे हो भाई। अल्फा पुली का है। क्लियर? सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिखना पड़ेगा मुझे अब। ये पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये बॉक्सेस का एक्सेलरेशन है। अब चाहिए T1 एंड T2, तो कोई एक इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 60 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना है? 6 इंटू ए कितना है? 4। सो कितना हो गया? 24। सो 24 माइनस करे कितना आ गया? 36। तो डायरेक्टली लिख देते हैं भाई, इतना क्यों सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 कितना आ जाएगा? 36
एंड T2 बताएं फ्रॉम इक्वेशन 2। चले देख लेते हैं इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 है T2 minus 20 इज इक्वल टू 2A। सो T2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू A कितना है 8 4। सो 4 इंटू 2 8 28। T2 कितना आ गया 28। ओके सो फ्रिक्शन कितना लगा पुली से। फ्रिक्शन जनरेटेड बाय पुली। यस -8 नहीं भाई यार क्या कर रहे हो। सिर्फ 8 बस काफी है ना। फ्रिक्शन तो डायरेक्शन हम बता देते हैं तो डायरेक्टली आप लिख लो फ्रिक्शन कितना रहेगा 36 माइनस 28। सो बेसिकली अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं T1 माइनस T2। सो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 8। सर हाँ T1 माइनस T2 क्यों करते हैं फ्रिक्शन के लिए? नहीं T1 ज्यादा है ना फ्रिक्शन के लिए। एक सेकेंड मैंने अरे यार उल्टा हो गया सब। मैंने T1 इसको बोल दिया ना तो ठीक है चलता है। ऐसा कुछ थोड़े ना है कि आप ऐसा वर्ड मत याद करो कि T1 माइनस T2 ही करना है। वो हायर माइनस लोअर वाले की वैल्यू ध्यान दो ना। चलो बदल देते हैं नेम। इसको मैं T1 कर देता हूँ और इसको T2 ठीक है। सो T1 ज्यादा है ना यहाँ पर ठीक है। ये T1 T2 वर्ड को लेके इतना रिजिड नहीं होना। आपको ये समझना है कि एज पर द क्वेश्चन है ये T1 T2 की नेमिंग तो ठीक है। सो आई गेस T1 T2 दोनों चीजें ये ओके हैं सबको। ये पॉइंट समझ आ गया यार सबको। यस सर। ओके तो ये क्वेश्चन ये रोटेशन का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका एक एक स्टेप एकदम आपको याद हो जाना चाहिए ठीक है। तो मैं 1 मिनट अभी स्क्रीन शो करता हूँ सबको। आप लोग एक बार इसे रीड करो समझो। अगर डाउट है तो अभी ही पूछो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन आप देखें। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछो तुरंत। ये सारी क्वेश्चंस जो हमने बनाई हैं ये आपको लिखनी आनी चाहिए उसके बाद हम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो देख लो कोई भी स्टेप नहीं समझ आया तो पूछो पहले भी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों हमने फोर्स की इक्वेशन लिखी। इक्वेशन 3 टॉर्क की। टॉर्क हमने काफी सारा सीखा है वैसे। किसी को डाउट हो रहा हो तो बताओ यार टॉर्क की इक्वेशन में। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर स्लिप नहीं हो रही तो आर और अल्फा को कैसे यूज करते हैं और फिर तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है बस। यार ओके है सबको। बताओ किसी को कोई डाउट। चले सो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं सॉल्विंग अगर सबको समझ आ गया तो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल मतलब वैसा ही रखते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं चीज़ों को। सपोज पुली हम कर देते हैं डबल यहाँ पे।
ओके, एक छोटी पुली और एक बड़ी पुली। ओके, क्वेश्चन सबको समझा? दो पुलीज हमने यूज कर ली हैं, मासेस वही हैं 2 kg 4 kg, और ये पुली का स्पेसिफिकेशन अभी बता देते हैं कि ये दो डिफरेंट पुलीज हैं। सो लेट्स से ये एक पुली है और ये एक पुली है। यार क्वेश्चन समझ में आया कि बिल्कुल सिमिलर पहले वाला ही क्वेश्चन है। अब ये बताओ टेंशन कहाँ कहाँ डिफरेंट दिखेगी आपको? आपको कितनी टेंशन से अलग अलग आपको दिखेंगी? सब में अलग दिखेगी ना? इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2। ये कम हो गया होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगा होगा। फिर यहाँ पे टेंशन भी कम हो गया होगा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगा होगा। डन? ओके, तो मैं दे देता हूँ डिटेल। स्मॉलर पुली है, स्मॉलर पुली वो है लेट्स से 1 kg और उसकी रेडियस है 1 मीटर, ठीक है? और लेट्स से बिगर पुली, तो आप लोग सारी चीज़ें सॉल्व करें, सब कुछ आपको सॉल्व करना है, सारा कुछ फास्ट सॉल्व करें। सारी क्वेश्चंस जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे फॉर्म करनी है। ये लेट्स से 2 kg की है और ये इसका रेडियस 2 मीटर है। इसका रेडियस मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये 2 मीटर है। ओके, तो आपको सब कुछ सॉल्व करना है, T1 T2 T3 सबका अल्फा सॉल्व करना है। इनका अल्फा अलग होगा या सेम होगा? अल्फा दोनों का अलग होगा या सेम सेम होगा? होगा सेम। सेम होगा, सेम टाइम पे घूम जाएंगे। आप सोचो एक बड़ी पुली है, आप जब इसे 1 रोटेशन घुमाओगे तो कितनी रेडियस निकलेगी? 2 पाई आर। एक छोटी पुली को 1 घुमाओगे तो इसकी रेडियस जितनी निकलेगी ना रोप, तो ये तो बड़ी है ना, इसके एक रोटेशन में छोटी वाली कितनी बार घूम जाएगी? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स घूम जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों का अल्फा सेम नहीं है। भाई कॉमन फीलिंग है यार, इस सर्किल को एक बार घुमाओ, लेट से 10 मीटर निकल रहा है, तो अगर इसकी आधी हाफ रेडियस वाली पुली को घुमाओगे तो क्या एक रोटेशन में 10 मीटर आ जाएगा क्या? नहीं, 2 रोटेशन लगेंगे। इसका मतलब है सेम टाइम पे छोटी पुली ज्यादा घूमेगी। अल्फा 2 ज्यादा होगा किससे? अल्फा 1 से। एक मिनट, मैं फिर उल्टा कर दिया मैंने, छोटे वाले को अल्फा 2 बोल देते हैं, क्योंकि जहां से सॉल्विंग करते हैं उधर से अल्फा 1 अल्फा 2 रख देते हैं। इस पुली का अल्फा 2, तो ये मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, R1 की जगह इसे R2 बोल रहा हूँ, इसे R1 बोल रहा हूँ, बड़ी पुली को। अब बताओ एक चीज क्या मिसिंग है, क्या हमें डिनोट करना चाहिए कि ये ए से नीचे जा रहा है तो ये किससे ऊपर जा रहा होगा? ए से ऊपर जाएगा। डन? अब चलो सब कुछ सॉल्व करना है, टेंशन सब में बताना है, एक्सेलरेशन अल्फा सब कुछ बताना है, एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो एकदम सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करें फास्ट, सब लोग सॉल्व करके रखें, फिर मैं तुरंत डिस्कस करता हूँ, और मैं इस बार फास्ट डिस्कस करूंगा, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करके रखें।
चले यार देख लेते हैं, सब लोग सॉल्विंग देखें। सबने ट्राई कर लिया होगा कैसे इक्वेशन बनना है। मैं यहाँ पे फास्ट पूरा लिख देता हूँ। देखें यार, पहली इक्वेशन 6 kg की क्या हो जाएगी, 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 into A, ठीक है। फिर 2 kg को ऊपर कौन लेके जा रहा है, T3, तो T3 माइनस 20 इज इक्वल टू 2A। दो इक्वेशंस बन गई। अब बनाएंगे टॉर्क इक्वेशन। यार देखो कौन किसका टॉर्क ज्यादा होगा, T1 का टॉर्क ज्यादा होगा ना, और T1 के लिए डिस्टेंस कितनी है, R1, और T2 के लिए भी डिस्टेंस कितनी है, R। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, I अल्फा, ठीक है। सो इसका मतलब होगा I1 अल्फा 1। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये हो गया T1, R कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ये क्या है, R1 है, दोनों में रेडियस क्या यूज हो रही है, R1। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, I को क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर बाई 2, एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, m1 R1 बाई 2 इंटू अल्फा 1, ठीक है। ये हुई थर्ड इक्वेशन। फोर्थ, इसको कौन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, T2 घुमा रहा है, और अपोज कौन कर रहा है यार, इसको अपोज कर रहा है T3 जो है एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली कि T2 माइनस T2 इंटू आर माइनस T3 इंटू आर, ये R2 है दोनों, इज इक्वल टू I2 इंटू अल्फा 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है फर्स्ट पुली, ठीक है, और ये है सेकंड पुली। तो ये दोनों पुलीज में ये हमें I1 I2 ये याद रखना है। तो इससे भी R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, T2 माइनस सॉरी T क्या कर दिया मैंने, T2 माइनस T3 ये रहेगा, और I2 की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा M2 R2 का स्क्वायर, तो एक का R2 तो कैंसिल हो गया, बाई 2 इंटू अल्फा 2, ठीक। तो ये ऑल 4 इक्वेशंस हैं। अब आप इन्हें ऐड कर दोगे अगर तो काम बन जाएगा। कैसे, देखो T1 नेगेटिव है, इधर T1 कैसा है, पॉजिटिव, मतलब T1 गया, T2 नेगेटिव, T2 पॉजिटिव, T2 भी गया, T3 पॉजिटिव, T3 नेगेटिव, तो T तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये तो हमें पता ही है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऑल इक्वेशंस ऐड कर दें तो क्या आंसर आने वाला है, सिर्फ 60 माइनस 20, क्या आएगा, सिर्फ 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 6A प्लस 2A प्लस, अब देखो क्या आ जाएगा, M1 R1 अल्फा 1 बाई 2। तो हमें रिलेट करना पड़ेगा ना, यहाँ पर रिलेट कैसे कर सकते हैं, अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 अल्फा 1, R1 अल्फा 1, हाँ, और यहाँ पर A क्या आ जाएगा, R2 अल्फा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन आई कैन राइट दैट R1 अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू R2 अल्फा 2। क्लियर, R1 कितना है 2 मीटर, अल्फा 1 नहीं पता, R2 कितना है 1 मीटर, अल्फा 2 नहीं पता। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया ना कि अल्फा 2 इज हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। ये मैंने आपको कॉमन सेंस से पहले ही बता दिया था R को गेस करके। अच्छा, काम की बात पे आते हैं। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, A बाई R2, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, A बाई R2, और इसको क्या लिख सकते हैं, A बाई R1। तो देखें सारा कुछ ऐड हो जाएगा, यहां से अगर मैं अल्फा को हटाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, A बाई R1, और R1 भी कैंसिल आउट। क्लियर, या फिर मैं बोलूं इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, A। ये समझ आया, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, A, और इस पूरे को भी लिख सकते हैं क्या, A।
तो ये मैं आपको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, ए, और इस पूरे को भी क्या लिखा जा सकता है, ए। कोई डाउट किसी को इसमें? यार इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा फास्ट रखना पड़ेगा। m1 कितना है मास, 2 kg। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2/2 इंटू ए प्लस m2 कितना है 1/2 इंटू ए। क्लियर? सो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व फॉर ए, सॉल्व करो, देन ए के बाद क्या आएगा, α1, देन α2, देन T1, T2, T3। ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ना? बताएं, सबको समझ आया ये सिचुएशन कि रोटेशन में पुली वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? यस सर। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तब तो आपको ये समझ के रखना है कि एग्जाम में जब भी आने वाला है तो आपको फास्ट सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर आप इतना फास्ट नहीं करोगे तो फिर आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे कभी भी। तो चीजें थोड़ी सी फास्ट सॉल्व करनी पड़ेंगी, टाइम टेकिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ओके, एग्जांपल में मैं एक ट्विन पुली ले लेता हूँ। ट्विन पुली क्या होता है, ओके लेट्स से एक ट्विन पुली है। ट्विन पुली क्या होता है कि उसमें दोनों एक साथ पे है, दोनों एक साथ पे बाउंडेड है। ओके, तो ये हो गई अपनी क्या, ट्विन पुली। तो इसका मतलब ये होगा कि एक रोप होगी वो यहां पर होगी, एक रोप यहां पर होगी, और एक रोप होगी वो इस पे रैप होगी। तो क्या दोनों रोप सेम है क्या? नहीं। तो हमें लेट से दिया हुआ है कि एक ट्विन पुली है और इसमें हमें बताना है सारी चीजें। ठीक है, मतलब टेंशन कितना है और बाकी सारी चीजें। सो अगर हम इसे 2D में बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये बड़ी वाली पुली है और अंदर एक छोटी पुली है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वो दूसरा वाला ब्लॉक, और ये एक बार वाला ब्लॉक। सो देख वैल्यू ले लेते हैं, सपोज ये 6 है, ये 2 है, सो ये 2 kg और ये 6 kg। ओके, और लेट्स से इसका पूरे का, इस पुली का आपको आय दिया हुआ है, अ ट्विन पुली फाइंड द alpha of a twin pulley with radius। ठीक है, सो लेट से इसका रेडियस अलग अलग है, r1 इज इक्वल टू 2 मीटर एंड r2 इज इक्वल टू, एक मिनट, r1 को पहले वाले को 1 मीटर ले लेते हैं, दूसरे को 2 मीटर। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 6 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ये दे दिया, तो आपको सॉल्व करना है कि इस पुली का अल्फा क्या होगा। ऑल्सो फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। अच्छा, क्वेश्चन पूरा सिमिलर है, पहले जैसा ही है। अब ये बताओ क्या दोनों पुली का अल्फा अलग होगा क्या? सेम होगा। नहीं, सेम होगा। क्यों? क्योंकि साथ में ही है ना, ये दोनों पुली जुड़ी हुई हैं, तो साथ में ही पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करने वाली हैं।
तो इसका मतलब अल्फा तो सेम होगा, सिर्फ आपको टेंशन और ये सारी चीजें निकालना पड़ेगा। तो चले सॉल्व करें, ट्राई करें, सारी इक्वेशन जल्दी से लिखें, देखें क्या चेंज होने वाला है। सारी क्वेश्चन जल्दी से लिखें, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सॉल्व करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा चलो कोई बताओ, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गलती, ये बॉक्स नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा क्या? सर दोनों ऊपर जाएंगे, नहीं तो दोनों नीचे जाएंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे भाई। ये पुली देखो ना, अगर इस पुली को आपने ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया तो दोनों ही अनरैप होने लग जाएंगे ना, मतलब दोनों ही नीचे जाने वाले। अच्छा दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे क्या? दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे क्या? नो सर। नो नहीं। सर। तो ये हमें आइडिया नहीं है कि दोनों सेम से जाएंगे या नहीं, तो A1 और A2 अलग अलग मानना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखने में सबसे बड़ी गलती इसमें यही हो जाती है। बट हमें पता है कि A1 किसका एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का। तो आप देखिएगा, मैं फिर से पुलिस के फिगर बना रहा हूँ इसलिए कि क्लैरिटी अच्छी रहे आपको। ये वाला पॉइंट रोप के साथ नीचे किससे जा रहा है? A1 से, क्योंकि ये वाला पॉइंट किससे जा रहा है? A2। हमें पता है कि ये रिंग घूम रही है किससे? अल्फा से। तो याद आया ना कि A1 किसके बराबर होना चाहिए? आर अल्फा, मतलब R1 अल्फा के बराबर। सो A1 मतलब कितना होना चाहिए? R1 अल्फा के बराबर। R1 कितना है? 1 इंटू अल्फा, मतलब अल्फा रहेगा। A2 कितना होना चाहिए? R2 अल्फा के R2 बराबर। अल्फा। R2 2 है, अल्फा है, तो ये A2 हो गया 2 अल्फा। तो मतलब बाहर वाला जो है वो ज्यादा फास्ट नीचे जाएगा, समझ आया? सो ये हो गया अपना R1 और ये हो गया अपना R2। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, देखो दोनों क्वेश्चन में एकदम सारी चीजें अलग है। प्रीवियस जो क्वेश्चन लिया उन पे दोनों पुली अलग घूम रही थी, और यहाँ पे दोनों पुली साथ में घूम रही हैं, जिसके वजह से उनके जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो दोनों के अलग होंगे। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दो यार तुरंत। इक्वेशन अभी क्लियर है सबको? देखें, तो इक्वेशन एकदम स्ट्रेट लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 60 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 6A2। दूसरा वाला 20 नीचे जा रहा है, 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2A1। दो इक्वेशन हो गई। अब कौन सी इक्वेशन बनानी है? टॉर्क टॉर्क। बनानी तो पुली पे कितने लोग टॉर्क लगा रहे हैं? दो लोग। 2 लोग। दोनों सेम लगा रहे हैं या अपोजिट लगा रहे हैं? सेम लगा। सेम ऐड लगा करेंगे, रहे सब्ट्रैक्ट? ऐड ऐड ऐड। करना पड़ेगा। सो यहाँ पर होगा τ1 प्लस τ2, दोनों ऐड करके आई इंटू अल्फा लिखना पड़ेगा। सो τ1 कितना हो जाएगा? T1 इंटू R1 प्लस T2 इंटू R2 इज इक्वल टू आई अल्फा।
तो आया क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा भी हमें पता है, लिख लेंगे। चले, तो अभी देखो यार, आर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आई हमें डायरेक्टली दिया है पूरा, देख रहे हो, आई हमें डायरेक्टली पूरा दिया हुआ है, तो हम अब आर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर को रखना पड़ेगा। तो T1 इंटू आर कितना है 1, प्लस T2 इंटू आर कितना है 2। तो अब इक्वेशन देखो क्या बन गई, T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू आई अल्फा। अब ये क्वेश्चन देने का पर्पज आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्मार्टनेस है, अगर आप इक्वेशन 1 2 3 डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो काम बनेगा क्या? काम बनेगा क्या? T1 कैंसिल होगा, T2 होगा क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन। और फिर ऐड करेंगे। गुड। सो सॉल्विंग, सो सिचुएशन देखे, सॉल्विंग क्या, 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। समझ आया? ये चीज सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया सबको? अभी ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 120। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो जाएगा 120 प्लस वो तो 20 ही रहेगा, और T1 T2 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 6A2 प्लस 2A1 प्लस आई अल्फा। अब सारे A1 A2 भी हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया 140। A2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखा ना हमने, A1/2 A2 को अल्फा के टर्म्स में लाओ ना, 2 कोई A1 टर्म्स में लिखना जरूरी है क्या? सब लोग अल्फा के टर्म्स में आ जा रहा है तो अल्फा के टर्म्स में लिख दो। 6 इंटू ये क्या आ गया 2 अल्फा। सर उधर 12 होगा ना? कितना, अच्छा हाँ सॉरी, गुड गुड, यहाँ पे 12A2 होगा ना, 2 का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये 12A2 हो गया। सो ये हो गया 12 इंटू 2 अल्फा हो गया, प्लस A1 मतलब अल्फा, और प्लस आई कितना गिवन है 6। सो ये हो गया अल्फा। सो 140 इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया 12 टू 24 प्लस 8, क्लियर, 32 अल्फा आ गया। सो यहाँ से सारी चीजें फाइंड हो गई। ओके, सो यहाँ से हम सॉल्व क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ, अल्फा, फिर A1 A2, फिर T1 T2। ओके, तो बता यार, ये नया जो टाइप था पुली के साथ में रोटेशन को लेके आना, ये प्रॉपर समझ में आ गया या नहीं? यार बताए सब लोग, आया समझ सर पूरा समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार नोट्स देखो और फिर पूछ लो बाद में, कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब तो हमने क्या किया, अभी क्या हम पढ़ रहे थे, फिक्स्ड एक्सिस। हम कैसा रोटेशन पढ़ रहे थे, फिक्स्ड एक्सिस का। फिक्स्ड एक्सिस में भी हमने दो पढ़े हैं क्या, एक तो रॉड वगैरह का घूम रहा है और एक पुली भी रहेगा। तो ठीक, अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में, क्या, मूविंग एक्सिस रोटेशन। चले, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, मूविंग एक्सिस रोटेशन। मूविंग एक्सिस रोटेशन, ये जो मूविंग एक्सिस रोटेशन है, इसको फॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं, रोलिंग। तो मैं एक बार अभी लिख रहा हूँ मूविंग एक्सिस रोटेशन, लेकिन मैं भी बार बार क्या बोलूंगा, रोलिंग, क्योंकि पूरा मूविंग एक्सिस बोलना थोड़ा सा टफ रहेगा। समझ आया, मूविंग एक्सिस रोटेशन मतलब रोलिंग हमें डिस्कस करना है। हाँ, देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। मूविंग एक्सिस का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। जब हम ट्रांसलेशन, ओके, जब हम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को मिला देते हैं
तो हमारा क्या बन जाता है, रोलिंग। ये हमारा बन जाता है क्या, रोलिंग। तो एक चीज है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली रोल कर रहा होता है तो हमें पता है कि वो किसके अबाउट रोल करेगा, Center of सेंटर ऑफ मास के बाद। तो कभी भी हम जब ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि यार देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो बताओ इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर इस पार्टिकल ने 20 मीटर कवर की तो बताओ पीछे वाले पार्टिकल ने कितनी कवर की होगी। 20 मीटर 20 + 2r क्या, 20 20 + 2r। 20 + 2r। अच्छा, देखने में फैंसी लग रहा है तो बोल दिया 20 + 2r। अरे भाई सब 20 ही करेंगे ना, ये यहाँ तक पहुंच गया, ये डिस्टेंस 20 है, तो ये थोड़े ना यहाँ पहुंच जाएगा, ये तो यहीं रहेगा ना। तो इसने भी कितनी की, 20, इसने भी 20। 20, मतलब हर एक मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस कवर करने वाला है, 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशन मोशन को मैं एक स्टैंडर्ड पॉइंट के ऑब्जेक्ट अबाउट डिस्कस कर सकता हूं। मैं बोल दूंगा कि अगर ये पॉइंट 20 गया सेंटीमीटर तो बाकी सारे पॉइंट कितने गए होंगे, 20। 20। तो हाँ, तो अब किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड से डिस्कस करूंगा, आई से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं होगा ना कभी कि मैं क्यों सेंटर ऑफ मास, बहुत लोग सोचते रहते हैं अरे सर आप सेंटर ऑफ मास के इतना क्यों पीछे पड़े हैं। भाई मुझे कोई उससे ऐसा नहीं है कि टेंशन है, मेरी लड़ाई है उसको, कोई टेंशन नहीं है मुझे, बट गारंटी ये है कि अगर मैं एक पॉइंट को टारगेट कर रहा हूं तो हर एक पॉइंट सेम मोशन करता है, सब लोग वहीं पे जाने वाले हैं। सो आई विल डिस्कस इट विद द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब अगर ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस करनी है सो आई विल बी यूजिंग कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये होता है हमारा किसके लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए। अच्छा, रोटेशन के लिए, सो रोटेशन के लिए अब टेंशन क्यों लेना है, मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है, ठीक है, सब लोग आगे आ गए, बट ये सब लोग घूम भी तो रहे थे ना, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये घूम भी रहे हैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा ना सी, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ए, समझा। तो इसका मतलब ये है कि इतनी टेंशन क्यों लेना, हम बोलेंगे कि सब लोग आगे गए और सब लोग बाद में रोटेट हो गए। तो रोटेशन मतलब, प्योर रोटेशन मतलब होता है क्या, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन मतलब होता है फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो बेसिकली रोलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी तक जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं उनको क्या कर देना है, मिला देना है। तो भाई हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है ना, एनएलएम, और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन भी पढ़ा है, हमें क्या करना है, दोनों को मिला देना है, समझ आया। चले कैसे मिलाना है वो डिस्कस करते हैं अभी, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब हम आराम से एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। क्या, नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, क्या, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन रोलिंग बॉडी। देखिए मैं फिर से बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल वे पे डिस्कस करेंगे। क्या, ट्रांसलेशन में रोड, ये ट्रांसलेशन मोशन में हमने सीखा है ना, F = ma लगाना,
फिर हम V S T सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं ना। ये बताओ याद आ रहा है काइनेमेटिक्स एंड NLM? Yes, sir. तो वो पूरा मोशन प्लस NLM यहाँ पर लगा देना है जब भी हमसे ये कुछ पूछेगा। प्लस हमने अभी अभी रिसेंटली फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर भी हमने V निकालना और I अल्फा ये सब निकालना सीखा है, ओमेगा। तो वो चीज यहाँ पे लगा देंगे, दोनों को मिला के आंसर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रोलिंग मोशन। तो एक एक स्टेप में याद करते हैं, सॉल्व करते हैं। सोचो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी पॉइंट का आपको स्पीड लिखना है रोलिंग ऑब्जेक्ट का। तो मैं लिखता हूं, चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये रोल कर रहा है, रोलिंग की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये आगे जा रहा होगा किसी स्पीड v से और साथ में किसी ओमेगा से क्या हो रहा होगा, Omega. रोटेट हो रहा होगा। Okay. डन। तो इसे मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे मुझे सॉल्व करना है दो पार्ट में। कैसे दो पार्ट में, इस तरीके से। नंबर 1, ये मोशन क्या है हमारी, रोलिंग। ये क्या है, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन, और फिर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। डन। तो रोलिंग मोशन इस तरीके से करेंगे। तो अगर ये डिस्क आगे V से जा रही है तो हर एक पॉइंट कैसे जा रहा होगा आगे, V से जा रहा होगा। तो चलो यार बना देते हैं सबको V से। ये पॉइंट आगे जा रहा होगा किससे, V से। ये पॉइंट भी कहाँ जा रहा होगा, V से। ये पॉइंट भी V से, ये पॉइंट भी V से। कोई डाउट यहां तक किसी को? अच्छा, अब अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो सोचो ये डिस्क को अगर मैं रोटेट करूंगा किससे, ओमेगा से, तो बताओ क्या होगा। याद है अगर ओमेगा से रोटेट करते तो टेंजेंशियल में एक स्पीड आ जाती है, इसके पास क्या स्पीड आएगी टेंजेंशियल में, इस पॉइंट के पास आगे जाएगा या पीछे जाएगा, पहले ये बताओ। अगर हमने क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया है तो ये पॉइंट कहाँ फील करेगा, आगे. आगे की तरफ। आगे। किस डिस्टेंस, किस स्पीड से, आर ओमेगा से। डन। ये पॉइंट कैसी फील करेगा स्पीड, नीचे की तरफ ना, आर यस सर। ओमेगा। आर ये ओमेगा। पॉइंट पीछे की तरफ आर ओमेगा, ओमेगा। ये पॉइंट ऊपर की तरफ आर ओमेगा। डन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों मोशन को क्या कर दूं, मिला दूं, तो देखना आपको रियल में कैसी स्पीड दिखेगी। एक रोलिंग ऑब्जेक्ट में आपको कैसी स्पीड दिखेगी, ये पॉइंट के पास क्या क्या स्पीड है, v और आर ओमेगा। तो मतलब ये पॉइंट के पास कैसी स्पीड दिखेगी आपको, v प्लस आर ओमेगा। आर ओमेगा। यार ये वाले पॉइंट के पास आर ओमेगा इस तरफ है, और जबकि इसका v कहाँ था, आगे था। तो इसके पास एग्जैक्टली किस तरफ दिखेगी स्पीड, इधर की तरफ। और कैसे निकालेंगे ये स्पीड, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। यार किसी को कोई डाउट? नो एग्जाम में आपसे अब यही पूछा जाता है, एग्जाम में सिर्फ आपसे क्या पूछा जाता है, यही सारी चीजें पूछा जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट। एक ये है, ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है प्लस 30 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। बताओ इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, समझ गए कैसे निकालेंगे? यार आइडिया समझ आया आपको? यार बताओ यार, रोलिंग बॉडी में पॉइंट समझ आया या नहीं? करेंगे ना। एक सेकंड शिव प्रसाद, वॉइस नहीं आ रहा तुम्हारा। सर किस पॉइंट से निकलना है वो मेंशन कर। हाँ वो देगा ना क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आपको पूछेगा
कि किस पॉइंट का स्पीड बताना है। चलो चलो लिख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुके। ये आपको दिया हुआ है, लेट्स से ये पॉइंट है ए बी सी डी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ पॉइंट्स, स्पीड ऑफ पॉइंट्स ऑन रोलिंग बॉडी। तो ये सारी स्पीड हम लिख सकते हैं। सपोज आपसे क्या पूछा है, वी ए, तो वी ए कितना आ जाएगा, रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। वी बी कितना आ जाएगा, वी प्लस आर ओमेगा। वी सी कितना आ जाएगा, वी सी देखें ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, आगे, जबकि आर ओमेगा कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ऊपर की तरफ। चलो थोड़ा सा नेम उल्टा हो गया, नेम ऐसे ले लेते हैं। टॉप से स्टार्ट करते हैं। ए को, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा ऊपर है और वी इस तरफ है, तो क्या आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, इस तरफ। ठीक, और आपको समझ आया रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अच्छा बॉटम के अबाउट देखें, बॉटम के अबाउट वी किस तरफ है, आगे की तरफ, और आर ओमेगा पीछे की तरफ। तो नेट स्पीड कितनी आएगी, V माइनस आर v ओमेगा। माइनस आर ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यस, सो ये हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा। समझा। तो यहाँ पर हम चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं ये पॉइंट्स को सबको लिख देता हूँ। मुझे वी ए चाहिए, तो वी ए हो जाएगा रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। वी बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी बी मतलब बॉटम वाला, कितना होगा, वी माइनस आर ओमेगा। वी सी चाहिए तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। वी डी कितना हो जाएगा, टॉप वाला, वी प्लस आर ओमेगा का। तो ये बताओ पहले, रोलिंग स्पीड, रोलिंग ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी लिखना सबको समझ आया या नहीं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी, यस, तो वो इंपॉर्टेंट है यार। मतलब याद रखना है ये, किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट का, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का। सर हाँ, अगर आर ओमेगा वी से ज्यादा होगा तो आर ओमेगा क्या होगा, वी से ज्यादा होगा तो अच्छा आर ओमेगा अगर वी से ज्यादा होगा तो भाई बदल जाएगा, सिनेरियो बदल जाएगा। ये पॉइंट कहाँ फील करने लगेगा, पीछे की तरफ। इसका मतलब ये है कि आप बॉल को ज्यादा फास्ट घुमा दिए हो। मतलब फील करना, ये सपोज फ्लोर है, ठीक है, और आप एक बॉल ले लो और बॉल को ऐसा तेजी से घुमा के आगे फेंक दो। आप बॉल को समझना, बॉल को तेजी से घुमाकर कहाँ कर दो, यहाँ पर टिप कर दो। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट के पास किस तरफ स्पीड होगी, तो इस पॉइंट के पास किस तरफ स्पीड होगी, पीछे की तरफ। ठीक है, इस सिनेरियो को पता है आप कैसे फील कर सकते हो। इस सिनेरियो को आप सिंपल सा एक व्हील ले लो और इस पे कोई डस्ट लगा दो, डस्ट, ठीक है, और आप इसको सिर्फ रोटेट करो। तो जब आप देखोगे या डस्ट या वाटर लगा दो, तो जो वाटर की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से रहेगी सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, लेकिन अगर आप कार को नोटिस करोगे, क्योंकि कार का व्हील आगे मूव भी कर रहा होता है, तो उस पे इस तरीके से स्ट्रेट और डाउनवर्ड आपको नहीं वाटर देखने को मिलेगा। उस पे वाटर क्या मिलेगा आपको, स्पिन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट के पास स्पीड किधर है, ऊपर, इस पॉइंट के पास ये वाली डायरेक्शन में, इस पॉइंट के पास किस तरफ है स्पीड, ये वाली डायरेक्शन में। देख रहे हो ना, ये आर ओमेगा इधर है, ठीक, और v इधर है, तो एंगल ये होगा ना। तो बेसिकली जब आप कार, मूविंग कार का व्हील, अगर आप रेनी सीजन में देखो कार के व्हील पे, तो जो पानी उसका कांटेक्ट वाला होगा वो पूरा स्पिन देखने को मिलेगा। क्यों,
क्योंकि इधर वाला आगे जा रहा है, फिर इधर वाला थोड़ा टिल्ट, इधर थोड़ा टिल्ट, इधर और टिल्ट, इधर और टिल्ट, लाइकवाइज। समझा? ठीक है, तो वो हम सारे पॉइंट्स का हम निकाल सकते हैं जिस भी पॉइंट का पूछेगा। अच्छा सोचो, बीच में कहीं का पूछ लिया, इस पॉइंट का पूछा, तब कैसे बताएंगे? इस पॉइंट के पास एक लीनियर स्पीड रहेगी v, क्योंकि वो तो हर एक पॉइंट के पास रहनी चाहिए, क्यों? सही है। सिर्फ इस पे एक्स्ट्रा कौन सी आ जाएगी? इस पॉइंट के पास एक्स्ट्रा कौन सी आएगी? आर ओमेगा, आर ओमेगा। और इस बार आर कितना यूज करेंगे? सेंटर ऑफ मास से उसमें सिर्फ इससे डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ ये डिस्टेंस लेंगे तो ये v प्लस आर ओमेगा हो जाएगा। ये आर रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है कि वो पॉइंट कितनी दूर है। समझा ना? ये आर क्या है? वो पॉइंट का डिस्टेंस है कि कितना दूर है वो। चले, तो मुझे लगता है यार ये सबको आ गया यार, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी किसमें? स्पीड लिखने में। स्पीड लिखने में कोई डाउट? नंबर 2, एक्सेलरेशन। Acceleration of any point, okay, in rolling body। तो हमें अब एक्सेलरेशन देखना है कि किसी रोलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन किस तरीके से रहेगा। तो एक्सेलरेशन देख लेते हैं। दो फॉर्मेट है क्या? व्हील आगे जा रहा होगा किससे? ए से, और क्या कर रहा होगा साथ में? अल्फा से रोटेट हो रहा होगा। डन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? ट्रांसलेशन प्लस साथ में क्या सॉल्व करना है? रोटेशन। रोटेशन। अब रोटेशन में यार एक गड़बड़ आने वाली है। क्या? ट्रांसलेशन में तो क्लियर है, हर एक पॉइंट कहाँ जाएगा? आगे। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? हर एक पॉइंट किससे जाएगा? ए से। ए से। लेकिन यार रोटेशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, याद है? रॉड में कौन कौन सा एक्सेलरेशन ध्यान दिए थे हमने? AC और AT। एटी और एसी। एटी और एटीएन एसी। एसी। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब यहाँ पर AC। एक्सेलरेशन की जब बात आएगी तो दो बार एक्सेलरेशन रहेंगे, एक सेंटर की तरफ रहेगा एसी और एक एटी। तो बना लेते हैं, हमेशा याद रखेंगे एक एक्सेलरेशन इधर और एक इधर। एक सेंटर की तरफ रहेगा ऑलवेज एसी और एक ये एटी। यार सबको समझ आ गया ये रोटेशन में क्या रहेगा? यस सर। ओके, गुड बहुत अच्छा यार। चले यार, एसी की वैल्यू बताएं। अगर इसे रोटेशन दे रहे हैं तो एसी कैसे निकालते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। भाई इतना टेंशन क्यों लेते हो? बहुत टाइम लगा देते हो यार तुम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर। और ये जो बाहर की तरफ है ये क्या हो जाएगा? आर अल्फा। आर अल्फा। तो अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं टेंजेंशियल दिखा रहा हूँ कि ये आर अल्फा ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा कौन सा आने वाला है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो समझ गया नेट एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा? यस सर। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर वाइज ऐड होती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि कभी कोई टेंशन आ जाए आपको, तो वेक्टर वाइज लिख सकते हो यहाँ पे। मतलब लिख सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट अगर चाहिए, किसी एक पॉइंट ए की चाहिए, तो आप वेक्टर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, ये तो सेंटर ऑफ मास की हो गई, प्लस इस पॉइंट ए की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रोटेशनल कितनी है। तो वो आप समझ गए, यहाँ पर एरो से समझ गए कि वेक्टर वाइज ऐड करना है हमें। ठीक है, मैं ऐसा स्पेसिफिकली लिख नहीं रहा हूँ वेक्टर बना के। तो चले, फाइनल कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा कि कितने एक्सेलरेशन है। मैं सारे बना देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या दिखेगा?
ए प्लस आर अल्फा, यहां पर ए इधर, आर अल्फा इधर, और एक कौन सा मिसिंग है, ओमेगा स्क्वायर आर। समझा यार, ये समझ आया ना सबको? ये हो जाएगा फाइनल एक्सेलरेशन। डन यार। वेक्टर वाइज अब आप लोग निकाल लिया करेंगे ना, अगर एक्सेलरेशन आपसे कभी भी पूछा जा रहा है तो। जो दो सिमिलर डायरेक्शन में उन्हें ऐड कर देंगे और बाकी को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या करेंगे, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सॉल्व करेंगे और फिर उसको रूट अंडर रूट। अंडर रूट में। डन, ये हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर करेंगे और प्लस उसको आर अल्फा के साथ अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और जबकि बाकी वालों में क्या होगा, एक सेकेंड, तो ये पॉइंट्स नेम कर लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, इन सब के नेम हमने ABCD कहाँ से स्टार्ट किए हुए थे, यहाँ से। ये रख लेते हैं A B C D। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A। समझा, VA समझ आया यार सबको? VB कितना हो जाएगा, इस बार A के साथ आर अल्फा सॉल्व होगा और ओमेगा स्क्वायर आर को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये हो गया VB और सिमिलर हो गया VC। यार बताएं, समझ आ गया यार सबको किस तरीके से हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखने हैं? यार एक्सेलरेशन समझ आ गया ना भाई सबको? गुड। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट यार बिल्कुल सिंपल है। क्या कि ये V से आगे जा रहा है और ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो इसे दो पार्ट पे हमने बताया ना, एक तो V से आगे जा रहा है और एक सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है। तो दोनों एनर्जी लिख देंगे ना, इसका मतलब V से आगे जा रहा है तो क्या होगी, हाफ एम हाफ एम वी स्क्वायर एमवी और स्क्वायर इसका क्या होगा, हाफ आई ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो रोलिंग का कोई टेंशन लेना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डन। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड कर दिया। क्या यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऐड किया क्या भाई, डायरेक्ट कुछ ऐड किया है क्या? नहीं। वेलोसिटी में ऐसे डायरेक्ट ऐड किया क्या कुछ? नहीं। डायरेक्शन का ध्यान दिया है हमने। काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल जरूरत नहीं है ध्यान देने की। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा काम की बात देख लेते हैं। क्या दो टर्म आते हैं कि रोलिंग भी दो टाइप की होती है। ठीक है, रोलिंग दो टाइप की होती है, वो दोनों टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। रोलिंग दो टाइप की कौन कौन सी हैं, एक सेकेंड। देखें, रोलिंग में एक है हमारे पास प्योर रोलिंग और दूसरा है हमारा इम्प्योर रोलिंग। ठीक है, देखें, प्योर रोलिंग
और दूसरा है इम्प्योर रोलिंग। ओके, अब काम के बाद बता देता हूं कि यार ये जो इम्प्योर रोलिंग है ये नीट और जेई में नहीं है, ठीक है, सिर्फ एडवांस में है, सिर्फ जेई एडवांस में है। बट बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक आ जाते हैं। क्यों? ऑब्जेक्टिव में अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो मे बी आंसर प्योर रोलिंग नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि यार फिर तो सर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो इम्प्योर रोलिंग होगा। बट एक अगर ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज, तब क्या करोगे? तब आपको पता होना चाहिए कि इम्प्योर रोलिंग क्या होता है। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं इम्प्योर रोलिंग पे, जो डीप सॉल्विंग वाले होते हैं वो नहीं आते हैं इसमें। समझ आया? तो यार बेसिक तो आपको सीखना पड़ेगा, मतलब जो मैं अभी बेसिक बताने वाला हूँ दोनों का, प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग का, ये आपको अच्छे से समझना है। जो आगे कैलकुलेशन है वो मैं सिर्फ प्योर रोलिंग का कराऊंगा, इम्प्योर का नहीं। इम्प्योर का मैं चैप्टर के लास्ट में एकदम कराऊंगा सिर्फ, कि इम्प्योर रोलिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। चले देखना स्टार्ट करते हैं प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग क्या है। प्योर रोलिंग का एक बहुत ही फेमस नेम है, दिस इज कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और ये क्या है? रोलिंग विद स्लिपिंग। अच्छा, अब आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और विद स्लिपिंग का मतलब क्या है। सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, प्योर रोलिंग क्या है आप समझें। प्योर रोलिंग ये है कि ये ऑब्जेक्ट एकदम अच्छे से रोल कर रहा है। अच्छे से रोल करना मतलब क्या है, देखें। सपोज ये एक पॉइंट है, इस पे ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि जैसे ही ए आगे जाता है, ए तुरंत ऊपर हो जाता है। किसका नंबर आ जाता है यहाँ पर? बी का नंबर आ जाता है। जैसे ही ए आगे जाता है किसका नंबर आ जाता है? बी का नंबर आ जाता है। ए ऊपर चला गया, ये सी हो गया, ये डी। तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर होगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दिस डिस्टेंस, अगर ये एग्जैक्ट इतनी है जितनी की ये है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं एक सर्किल है जिसपे ए पॉइंट और बी पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे हैं, तो जब मैं इसे आगे रोल करूंगा, अगर ये 20 सेंटीमीटर स्लिप मतलब मूव होने के बाद पॉइंट बी आ जाए यहां पर, तो इसको क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एक भी स्किड नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा, एकदम अच्छे से सिर्फ क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, हॉरिजॉन्टल में कितनी दूर पहुंच जाएगा ये? 2 pi r. 2 pi r. So this is called pure rolling. ठीक है। अच्छा, तो इसे अब बिकॉज फिगर में मैं दोनों को ओवरलैप नहीं करा सकता हूं, तो इसलिए मैं फिगर में पॉइंट पिक करूंगा ये वाला। लेट्स से ये है पॉइंट बी। तो अगर यहां पर बी पॉइंट आ जाता है घूमते घूमते, और ए पॉइंट कहां पहुंच जाता है? ऊपर पहुंच जाता है, और बी पॉइंट नीचे आ जाता है, और ये डिस्टेंस अभी कितनी है ट्रैवल की हुई? ये डिस्टेंस अगर आपकी कितनी है, अभी हाफ ट्रैवल हुआ ना, कितनी? पाई आर। सो दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ये क्या है? प्योर रोलिंग है। क्यों? क्योंकि जितना सर्किल घूमा वो एग्जैक्ट उतना ही वो क्या किया? आगे भी ट्रैवल किया। क्लियर सबको? ये प्योर रोलिंग। अब इम्प्योर रोलिंग क्या है? मतलब ये स्लिप कर जाए, अगर वो स्लिप कर जाए मतलब सपोज ऐसा है, तो अगर लेट से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये घूम तो रहा है बट ये थोड़ा सा स्लिप भी कर रहा है,
मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेक अप्लाई किया, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्किड करता है ना टायर हमारा, Yes. तो घूम नहीं रहा लेकिन आगे जा रहा है। तो इसका मतलब बी जब तक यहाँ पर आया, ये डिस्टेंस इसने क्या कवर कर ली, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई किससे, पाई A आर to से। B. तो बेसिकली अगर ये डिस्टेंस पाई आर जितनी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गई, क्या कौन सा रोलिंग हो गया ये, impure rolling. Impure rolling. हम क्या बोल रहे हैं इसे, विद स्लिपिंग, और यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो पहले बताओ ये आइडिया बेसिक सबको समझ आया कि प्योर रोलिंग क्या है, इम्प्योर रोलिंग क्या है। भाई प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग समझ आया ना। हाँ सर। Yes, Yes. sir. इसे फिगर में थोड़ा और अच्छा बना देते हैं कि डिस्टेंस सच में काफी ज्यादा ट्रेवल करा देते हैं। तो लेट से ये बी पॉइंट अभी यहाँ पर पहुंच गया है इधर, ठीक है। तो बी पॉइंट काफी आगे आ गया है एज कंपेयर टू दिस। तो ये सर्किल कवर करना था, ये सर्किल उसने कवर किया लेकिन हॉरिजॉन्टल में काफी ज्यादा आगे आ गया, समझा। तो ये इम्प्योर रोलिंग है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको डिटेल पे बात करूंगा कि अगर प्योर रोलिंग है तो फिर क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएगा। प्योर रोलिंग का मतलब ये हुआ कि जितना ये ओमेगा, देखो काम की बात देखो, ओमेगा ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, उतनी देर में आगे भी डिस्टेंस कितनी कवर करनी चाहिए, इतनी। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी। सेम टाइम पे कितना थीटा कवर किया इसने, पाए। तो सेम टाइम पे इसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, पाए आर। क्लियर। तो इससे पता चलता है कि जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल की वो किसके जितनी होनी चाहिए, आर ओमेगा के। अगर ये दोनों मैच हो रही हैं तो वो प्योर रोलिंग है, नहीं तो प्योर रोलिंग नहीं है, समझा। अगर देखना, अगर v ज्यादा है आर ओमेगा से तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो आगे स्किड कर रहा होगा या थोड़ा कम जा रहा होगा, आगे स्केड कर रहा हूँ। स्किड कर रहा है। अगर v ज्यादा है तो स्किड कर रहा है, अगर आर ओमेगा है तो ज्यादा है तो इसका मतलब स्पिन जल्दी जल्दी घूम जा रहा है, ये फास्ट रोटेट हो जा रहा है बट आगे नहीं चल रहा। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है आर ओमेगा ज्यादा, बहुत ही मड वगैरह है सपोज Ice cube. तो कई बार होता है ना, आप गाड़ी स्टार्ट करो तो सिर्फ व्हील घूमता रहता है, आगे बिल्कुल मूव नहीं करता। तो वो टाइप की रोलिंग क्या हो जाती है जिसमें आर ओमेगा ज्यादा हो जाता है और ब्रेक अप्लाई करने में भी ज्यादा रह जाता है आर ओमेगा से। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्योर रोलिंग सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे डिटेल पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना काफी है। हाँ ओके, Thank you. या बाय बाय एवरीवन, बाय सर। या बाय बाय Bye, sir. Thank you. बाय बाय।